हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज यादव स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल YSG पर अर्थात योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी जो है आरआरबी एनटीपीसी के जीके जीएस के PYQ के मैराथन क्लास लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है जितने भी प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हल करने वाले हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि सोलुंग उत्सव क्या फ्रेंड्स, सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। जो सोलुंग उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है। असम में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश में जो है सोलुंग उत्सव मनाया जाता है। बात कर लें कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, तो फ्लामिंगो उत्सव जो हो गया, दक्कन उत्सव जो हो गया, उगादी उत्सव जो हो गया, ये सब कहाँ पर आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। और बिहू उत्सव कहाँ का है, तो ये बिहू जो है दोस्तों असम का है, ये आप याद रखिएगा। तो आप सभी का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। सोलुंग उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपिन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। मोपिन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या असम में। तो राइट आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश में मोपिन जो उत्सव मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, बन्नी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बन्नी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल में, उत्तर प्रदेश में या असम में। तो बन्नी हो गया जो आंध्र प्रदेश में यह मनाया जाता है। बन्नी हो गया जो है दोस्तों भीष्म एकादशी उत्सव हो गया। उसके बाद रायलसीमा फैंड फूड जो उत्सव हो गया, ये कहाँ पर है, तो ये सब जो है आंध्र प्रदेश के उत्सव हैं, ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि ये क्वेश्चन जो है सभी PYQ क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ तो कई पेपर को एक साथ पढ़ता हूँ। उसके बाद जो जैसे फेस्टिवल से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं एक राज्य के, वो सब क्वेश्चन एक साथ करा रहे हैं ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। इसलिए आप ये ना सोचिएगा कि ये खुद की तरफ से करा रहे हैं, ये जी नहीं, ये सभी आप सभी के एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। कहाँ पर है, असम में यह मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। चाहे बात कर लें SSC MTS की बात कर लें, दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, ये जो SSC में बार बार ही रिपीट होता है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, संसदीय शासन की व्यवस्था की अवधारणा हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है। संसदीय शासन की व्यवस्था की अवधारणा जो है हमारे संविधान में कहाँ से ग्रहण की गई है। भारत शासन अधिनियम 1935 से, ब्रिटेन से, USA से या फिर फ्रांस से। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन की व्यवस्था हो गया, संसदीय विशेषाधिकार हो गया, विध शासन हो गया, एकल नागरिकता जो है, ये सब कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं बात कर लें कि भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है, तो आप सभी को बता दें कि हमारे भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा स्रोत अगर कहीं से ग्रहण किए गए हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। आप सभी को पता ही होगा हमारे भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल हैं, जिसमें से 250 आर्टिकल जो हैं कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए। उसमें से कुछ विषय जैसे कैग हो गया, न्यायपालिका है, इस सब का वर्णन कहाँ पर है, तो ये सब कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे DPSP कहते हैं को, यहाँ पर खो नहीं दोस्तों, को होगा, को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 से, फिर USA से या फिर आयरलैंड से, कहाँ से। तो राइट आंसर क्या है, आयरलैंड से लिया गया है। बात करें USA से क्या क्या लिया गया है, तो निर्वाचित राष्ट्रपति जो हो गया, इस निर्वाचित राष्ट्रपति को किस प्रकार से निर्वाचित किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया USA से ली गई। उन पर महाभियोग किस प्रकार से लगाया गया, संविधान की सर्वोच्चता जो हो गई, ये सब कहाँ से लिया गया है, USA से लिया गया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया
भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है? भारत शासन अधिनियम 1935, दक्षिण अफ्रीका या फिर यूएस से या रूस से? तो राइट आंसर क्या है? साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका से इसे ग्रहण किया गया। अगर हमारे भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है उसकी प्रक्रिया पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। बात कर लें रूस से क्या लिया गया, तो रूस से जो है दोस्तों मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976, कितने 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। इसे अनुच्छेद 51 में रखा गया, ये भी आप याद रखिएगा। आपसे इसी एग्जाम में अभी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद 51 में रखा गया है। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक जो है का अधिवेशन, यहाँ पर क्या लिख उठा है फ्रेंड्स, यहाँ पर है भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किस देश से लिया गया है। मतलब यहाँ पर पूछा यह जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है यह किस देश से ग्रहण किया गया है? क्या रूस से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर ब्रिटेन से या फ्रांस से? तो राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची और जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास, ये दोनों प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये आप याद रखिएगा। फ्रांस से समानता, समता, बंधुता का वर्णन, बंधुता जो है हमारे भारतीय संविधान में जो शामिल किया गया है ये फ्रांस से लिया गया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, संघ सूची का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? संघ सूची का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो संघ सूची का वर्णन जो है दोस्तों 7वीं अनुसूची में किया गया है, ये आप याद रखिएगा। संघ सूची हो गई, समवर्ती सूची हो गई, उसके बाद राज्य सूची हो गई, इन सभी सूचियों का वर्णन किस में है? 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची का जो विषय होते हैं उस पर कानून जो बनाता है वो केंद्र सरकार बनाती है। उसके बाद जो राज्य सूची है, क्या दोस्तों, जो राज्य सूची होती है इस पर कानून कौन बनाता है? इस पर राज्य सरकार बनाती है। और एक होती है समवर्ती सूची, क्या होती है? एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? तो इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर विवाद की बात होती है तो जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी उसे ही माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है? तो प्रथम अनुसूची में भारत के 28 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका वर्णन किया गया है। दूसरी में वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है। तीसरी में जो है शपथ का वर्णन किया गया है, ये आप याद रखिएगा। मतलब प्रथम में भारत के 28 जो राज्य हैं उनका और केंद्र शासित प्रदेश है इनका वर्णन, द्वितीय में जो है वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है, तीसरे में जो है शपथ का वर्णन किया गया है, ये आप याद रखिएगा। और सातवीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर क्या है? 15 मार्च 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को की गई थी। किसने की थी? तो पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने की थी, ये आप याद रखिएगा। अगर आप सभी को आपसे यह पूछा जाए कि जो योजना आयोग बना था इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये आप याद रखिएगा। यह एक असंवैधानिक निकाय था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर था? कहाँ पर था? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में था, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखे होंगे कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो हमारा संविधान जो है लागू हुआ था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग का स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर क्या है? 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ये आप याद रखिएगा। किसने किया था? तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने किया था, ये आप याद रखिएगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? अरविंद पनगड़िया जो हैं ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। वहीं बात कर लें कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे देश के जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं,
ये नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे, ये आप याद रखिएगा। उपाध्यक्ष जो है अरविंद पगहरिया जी बने थे। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील या यमुना नदी? तो राइट आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। वहीं बात कर लें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा आप टिक लगाएंगे। लेकिन आपसे तो यह पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र आप टिक करेंगे। बात कर लें कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो गंगोत्री से इसका उद्गम स्थल, मतलब इसका उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री है। बात कर लें कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बेरी नाग झील जो है झेलम नदी का उद्गम स्थल है। और झेलम नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये आप याद रखिएगा। रोहतांग दर्रा से किस नदी का उद्गम होता है? और एक पूछा जाएगा तो यहाँ सतलज नदी कौन सी है? सतलज नदी जो है इसका, सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है? रोहतांग है। और ब्यास कुंड से किसका होता है? ब्यास नदी का उद्गम होता है, ये आप याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों, ये मैं कंफ्यूज में हूँ, इसलिए आप इसे मतलब याद रखिएगा। इसे याद रखिएगा कि ब्यास कुंड से किस नदी का उद्गम होता है, तो ब्यास नदी का उद्गम होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो राइट आंसर क्या है? 4 नवंबर 2008 को जो है गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी जो है घोषित की गई, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? 563 BC में। कब हुआ था? 563 BC में जो है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। वहीं बात कर लें 483 में क्या हुआ था, तो 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो इनकी 2 माताएं थी, लेकिन अगर बात किया जाए सिंपल आपसे इसे पूछा जाएगा गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था, तो आप महामाया टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? महामाया टिक करेंगे, क्योंकि इन्हें जन्म किसने दिया था? महामाया जी ने दिया था। इनके जन्म लेने के कुछ ही दिनों बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इनके पिता ने इनका पालन पोषण करने के लिए इनकी मौसी, जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी जो थी, इनसे शादी किया। तो इसलिए इनकी 2 माताएं थी, एक महामाया थी, एक प्रजापति गौतमी थी। लेकिन आपसे से अगर यह पूछा जाए कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था, ऑप्शन में दोनों रहेंगे तो आप महामाया को टिक करेंगे, ये आप याद रखिएगा। ये बात करें यशोधरा कौन थी, तो यशोधरा इनकी पत्नी थी, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, महात्मा गौतम बुद्ध को यहाँ जानकी लिख उठा है, ये गलत हो चुका है। ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? 35 वर्ष में। कितने वर्ष में? 35 वर्ष में हुई थी। इन्होंने घर को गृह त्याग कब किया था? तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आप याद रखिएगा। इनके प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार का नाम था, ये आप याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपसे एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों, जो आपसे को पता ही होगा, डेली बेसिस पर जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल लास्ट में पढ़ते हैं। तो आज का आर्टिकल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा ही जाता है। आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 14 में बताया गया है विधि के समझ समानता। क्या? विधि के समझ समता क्या है? विधि के समझ समानता का वर्णन आर्टिकल 14 में। 15 में क्या है? 15 में जन्म स्थान या फिर दोस्तों जन्म स्थान लिंग के पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 15 में कहा गया है। आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन के समय पर जो है लोक नियोजन में समानता का वर्णन आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 17 में क्या है? अपरिचितता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत किसमें है? आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 18 में किसका वर्णन किया गया है? आर्टिकल 18 में जो है फ्रेंड्स उपाधियों का अंत किस में किया गया है? आर्टिकल 18 में। एक बार फिर से देख लें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 14 में विधि की समझ समानता, आर्टिकल 14 में जन्मजात स्थान में भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 16 में जो है लोक नियोजन में समानता सबको,
आर्टिकल 17 में अपरिचितता का अंत या छुआछूत का अंत और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके अंदर क्या क्या योग्यता होगी, इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, यही आप सभी से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन जो है अनुच्छेद 58 में किया गया है। अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद होगा। पद के बारे में अनुच्छेद किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद जो है 52 में बताया गया है। 53 में उनकी कार्य एवं शक्ति, उनके कार्य और जो उनकी शक्ति होगी इसका वर्णन अनुच्छेद 53 में किया गया है। अनुच्छेद 54 में जो है निर्वाचन की बात की गई है। किसका बात की गई है? निर्वाचन की। निर्वाचन की बात किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 54 में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसे भी आप सभी देखते चलें। अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि निर्वाचन की रीत क्या होगी, मतलब किस प्रक्रिया से, मतलब निर्वाचन में कौन कौन सी प्रक्रिया की जाएगी, अनुच्छेद 55 में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया? उनकी पदाविधि, क्या पदाविधि, मतलब उनके पद में कौन कौन सी क्रिया होगी, वो पदाविधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 56 में किया गया है। अनुच्छेद 57 में क्या बताया गया? पूर्व निर्वाचन, किसका? राष्ट्रपति जो है उनका पूर्व निर्वाचन कैसा होगा, ये किस में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद जो है 57 में बताया गया है। अनुच्छेद 58 में योग्यता अभी आप सभी ने देखा ही। अनुच्छेद 59 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी, अनुच्छेद 59 में है। अनुच्छेद 60 में शपथ का बात की गई, किसकी? शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 60 में किया गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का बात की गई है, किसकी? महाभियोग की बात की गई है। तो ये राष्ट्रपति से रिलेटेड जो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनते थे आप सभी को मैंने बता दिया है। एक ही क्वेश्चन में आप सभी के राष्ट्रपति चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सभी क्लियर हो गए हैं। अभी जो और क्वेश्चन है वो भी आप सभी को कराएंगे और आप सभी का राष्ट्रपति का चैप्टर जो है बिल्कुल रिविजन होने वाला है। चलिए देखते हैं अब, राष्ट्रपति को उनके पद से किस अनुच्छेद के तहत हटाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद 61 के तहत जो महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। आखिर किस लिए हटाया जाता है? तो यदि राष्ट्रपति जो होते हैं वो संविधान के अनुकूल कार्य नहीं करते हैं तो अनुच्छेद 61 के तहत उन पर महाभियोग लगाकर राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्ताव लाकर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 143 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 143 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले पर सलाह ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट से जज से सलाह मांग सकते हैं या ले सकते हैं? तो अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हें सलाह दें, उसे राष्ट्रपति माने या ना माने, इसके लिए वो बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 356 में किसका बात किया गया है? तो अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति जो शासन होता है वो लगता है, उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, ये भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 ये क्या है? तो राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो राष्ट्रीय 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है? तो 3 बार। कब 1971, 1961, 1971 और 1975। कब 1900, यहाँ पर फ्रेंड्स 1961 नहीं होगा, ये मतलब ये कुछ हमें डाउट है। 1961 यहाँ पर नहीं होगा, 1962 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर 1962 आप टिक कर लें, क्योंकि चाइना से युद्ध 1962 में होता, पाकिस्तान से युद्ध कब हुआ था? 1971 में होता। 1975 में जो है सर्वोदय आंदोलन जेपी बाबू ने करा था, उस टाइम भी जो है राष्ट्रीय आपात लगा था, ये आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग चुका है। और 356 एक और बचा है, क्या बचा है दोस्तों? 360। अनुच्छेद 360 जो है इसके तहत क्या लगता है? इसके तहत तो जो है वित्तीय आपात लगता है। आप सभी को बता दें कि भारत में अभी एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो एक बार फिर से रिकॉल करें, इंपॉर्टेंट है। 352, 356, क्या फ्रेंड्स? 356 और एक है 360। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात लगता है।
राष्ट्रीयपात जो है 3 बार लगा है। जो राष्ट्रपति शासन बहुत ही बार लग चुका है, लेकिन जो है वित्तीय पात अभी एक भी बार भारत में नहीं लगा है, ये आप याद रखिएगा। नीचे कुछ दोस्तों नीचे कुछ और आर्टिकल हैं, इसे भी आप याद कर लें क्योंकि आप सभी के एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के साथ प्राप्त होती है? 72। 85 में राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति जो होते हैं प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 111 के तहत जो है राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख या 10 लाख? तो राइट आंसर क्या है? 5 लाख होता है। 4 लाख उपराष्ट्रपति का होता है, 3 लाख जो है राज्यपाल का होता है, ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आपको सभी को बता दें कि जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सभी आपके सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसके आने की उम्मीद है, इसलिए मैंने आप सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट बताना सोचा कि अच्छा रहेगा। और आप सभी को बता दें कि केवल राष्ट्रपति के चैप्टर से ही क्वेश्चन नहीं लिया गया है, अन्य चैप्टर से भी लिए गए हैं, लेकिन जो मैंने सोचा कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को एक मतलब सीरियल बाय करा दें ताकि आप सभी का चैप्टर रिवीजन हो जाए। आगे दूसरे चैप्टर से भी क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा कि राष्ट्रपति चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर मौजूद नहीं होते हैं, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर मौजूद नहीं होते हैं तो उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 70 के तहत, अनुच्छेद 63 के तहत, अनुच्छेद 74 के तहत, अनुच्छेद 65 के तहत? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद जो है 70 के तहत जो है उपराष्ट्रपति जो है, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर मौजूद नहीं है तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अनुच्छेद 63 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे उनके पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 63 में कहा गया है। अनुच्छेद 64 के तहत जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 64 में किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से यहाँ पर कितने नहीं होगा, किसने? निम्न में से किसने ब्राज़ील की खोज की थी? निम्न में से किसने ब्राज़ील की खोज की थी? पेड्रो ने, वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने या फिर बार्थोलोमेव डिवास ने? तो राइट आंसर क्या है? पेड्रो जो है इन्होंने ब्राज़ील की खोज की थी, ये आप याद रखिएगा। कब की थी वो नीचे भी लिखे हैं, ये आप देख सकते हैं। जो है 1887 में क्या होता है? 1887 में जो है कौन था? जो अभी यहाँ पर देख लें, सन अभी आप सभी को बता देंगे, यहीं पर लिख दे रहे हैं। पेड्रो जो था ब्राज़ील की खोज इन्होंने 1500 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1500 ईस्वी में की थी। हालांकि बात ऐसी हुई कि जो वास्को डी गामा है, यहाँ पर वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। अभी पूरी कहानी बताएंगे तो आप सभी को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये कोलंबस जो है ये कब भारत के लिए निकला था? लेकिन 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में ये अमेरिका की खोज करता है। बार्थोलोमेव डिवास है, ये 1487 और 88 में भारत की खोज के लिए निकलने वाला सर्वप्रथम यात्री था, लेकिन ये भारत नहीं पहुंच सका। केप ऑफ गुड से टकरा कर ये पुनः लौट गया। और जो वास्को डी गामा है 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां के राजा जो जमोरिन थे उन्होंने इसका भव्य स्वागत भी किया था। तो इसने भारत के 1598 में ही में भारत से जो है काली मिर्च का व्यापार किया और लेकर जो है पुर्तगाल पहुंच गया। वहाँ पर इसने जो काली मिर्च था अपनी बेची, तो इसने जितने का खरीदा था इसकी लागत को हटाकर 60 गुना इसको मुनाफा हुआ। तो इसने अपने राजा मिनुअल, इनके राजा का क्या नाम था? मिनुअल था। इन्होंने मिनुअल से बताया कि भारत में ऐसे व्यापार करेंगे तो बहुत लाभ होगा। तो मिनुअल ने जो है 1500 ईस्वी में जो है पेड्रो जो है, कौन है? पेड्रो को भारत भेजते हैं कि जाओ भारत में जो वहाँ के जमोरिन है राजा, उनसे व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्राप्त करो। तो 1500 ईस्वी में जो है यह भारत के लिए रवाना होता है। लेकिन यह भारत ना पहुंचकर कहाँ पहुंच गया? ये भारत ना पहुंचकर फ्रेंड ये कहाँ पर पहुंच गया था? तो ये पहुंच गया ब्राज़ील।
तो उसके बाद 1501 में यह भारत आता है। तो लेकिन आपसे पूछा गया है कि ब्राज़ील की खोज किसने की थी, तो पेड्रो ने की थी। वैसे भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने। भारत कहीं खोया हुआ नहीं था, भारत जल मार्ग से भारत पहुंचने के लिए जो रास्ते की खोज हुई थी उसे किसने की थी, वास्को डी गामा ने। इसलिए भारत की खोज किसने की थी यह कहा जाता है, तो आप वास्को डी गामा टिक करेंगे। नेक्स्ट, भारत में आने वाला सर्वप्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। भारत में आने वाला सर्वप्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, अल्मीडा। अल्मीडा जो है भारत में आने वाला सर्वप्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसका भारत में कब तक रहा था, तो 1505 से लेकर 1509 तक 1509 तक यह भारत में गवर्नर रहा। इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी वह होती है, इसने जो है हिंद महासागर पर ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। मतलब कि अगर हिंद महासागर से कोई भी अन्य देश जो है भारत के साथ व्यापार करेगा, तो वहाँ से अगर उसकी जहाज गुजरेगी तो उसे जो है एक कर देना पड़ता था। इसी को जो है ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जो है भारत में जो है 1458 का बताया 1505 से 1509 तक। उसके बाद जो है 1509 से 1515 तक जो है भारत में पुर्तगाल का गवर्नर कौन रहा, अल्बुकर्क रहा। इसने इसे भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाल का। इसने अपने मतलब साम्राज्य को बढ़ाने के लिए भारत में जो है विवाह नीति भी अपनाई थी, ये आप याद रखिएगा। वास्को डी गामा के बारे में आप जानते हैं, कोलंबस के बारे में आप जानते हैं। नेक्स्ट, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसे माना जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, पुर्तगाली को, ब्रिटिश को, फ्रेंच को या रूसी को, तो राइट आंसर का है पुर्तगाली को। भारत में आलू की खेती हो गई, तरबूजे की खेती हो गई, उसके बाद जो है तम्बाकू की खेती जो हो गया, और इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसे आता है, तो पुर्तगाली को। इन्होंने सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो का प्रयोग किया था गोवा में किया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर स्वाली होगा दोस्तों, स्वाली क्या होगा, स्वाली का युद्ध कब हुआ था। स्वाली का युद्ध कब हुआ था, तो 1622 ईस्वी में। कब हुआ था, 1622 ईस्वी में। किन किन के बीच हुआ था, ये भी आपसे इसे पूछा जा सकता है। तो एक तरफ थे कौन, एक तरफ से अंग्रेज और एक तरफ थे पुर्तगाली, इन दोनों के बीच हुआ था। इसमें जीत अंग्रेज़ों की हुई थी और पुर्तगालियों की हार हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद 1631 में जो क्या हुआ था, तो 1631 में जो है ये हुगली का युद्ध हुआ था। किसका हुआ था, तो हुगली का हुआ था, ये आप याद रखिएगा। किसका, हुगली का युद्ध। किन किन के बीच हुआ था, तो पुर्तगालियों के बीच हुआ था और मुग़ल के बीच हुआ था। इसमें मुग़ल में जो था शाहजहाँ थे, उस समय राजा शाहजहाँ के सेनापति जो थे उनके साथ, और इसके पुर्तगालियों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जो है मुग़ल जीतते हैं और पुर्तगाली हार जाते हैं। 1661 में क्या हुआ था, 1661 में जो है पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी कैथरीन, उनका विवाह जो है ब्रिटेन के राजा जो है चार्ल्स द्वितीय के, ब्रिटेन के राजा जो थे उनके बेटे चार्ल्स द्वितीय राजकुमार वहाँ ब्रिटेन के जो थे उनके साथ हुआ था, और दहेज में इन्हें मुंबई मिली थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दहेज में मुंबई अंग्रेज़ों को कब मिली थी, तो 1961 में मिली थी। उसके बाद 1668 में जो है पुर्तगाल के राजा ने इस दहेज में जो मुंबई मिली थी उसे जो है अंग्रेज जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे दे दिया 10 पाउंड लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य वंश की स्थापना जो है फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी, 322 ईस्वी में की थी। किनकी सहायता से की थी, तो इनके गुरु का नाम क्या था, कौटिल्य। क्या था फ्रेंड्स, कौटिल्य की सहायता से इन्होंने की थी। इनके गुरु का अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, कौटिल्य ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा। बिंदुसार कौन था, बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंबिसार कौन था, तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था। महापद्मनंद कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक था। नीचे क्वेश्चन भी है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी, तो महापद्मनंद ने। ऑप्शन हमारा जो है डी बिल्कुल राइट है, महापद्मनंद ने। महापद्मनंद को जो है दोस्तों पुराणों में जो है क्या परशुराम का अवतार माना जाता है, ये भी दूसरा अवतार माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था। सेलुकस और
चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 में, 306 में, 308 में या फिर 372 में? तो राइट आंसर क्या है? 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ था। इसमें जो है सेल्यूकस की पराजय हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी, जिसके तहत जो है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कि मतलब मजबूरी में करना पड़ा, और इसके बदले जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथियों की भेंट जो थी सेल्यूकस को दी थी। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, मौर्य वंश में शत्रु विनाशक किसका उपनाम है? मौर्य वंश में शत्रु विनाशक किसका उपनाम था? चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार का, महापद्मनंद का? तो राइट आंसर क्या है? बिंबिसार का। किसका? बिंबिसार का था, ये आप याद रखिएगा। और बिंबिसार की अगर बात कर लें, बिंबिसार जो था इन्हें अमित्रघात भी कहा जाता है, और जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बृहदत्त या महापद्मनंद? तो राइट आंसर क्या है? बृहदत्त जो है यह है। इनके सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने ही इनकी हत्या कर जो है शुंग वंश की स्थापना की थी, ये आप याद रखिएगा। लुम्बिनी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? लुम्बिनी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश का लुम्बिनी जो है प्रमुख त्योहार है। लुम्बिनी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लुम्बिनी जो है फ्रेंड्स गौतम बुद्ध को समर्पित है, ये भी आप याद रखिएगा। लुम्बिनी वन में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, उगादि किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि त्यौहार जो है यह किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। वहीं बात कर लें कि हिमाचल प्रदेश का यहीं बात कर लें कि अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध उत्सव का नाम बताइए। तो यहाँ पर सांगकेन जो है, यह जो है अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध जो है उत्सव है, ये आप याद रखिएगा। उगादि को जो है फ्रेंड्स दक्षिण भारत का नववर्ष भी कहा जाता है उगादि त्यौहार को, और यह कर्नाटक और तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। कहीं कहीं पर ऑप्शन में आपसे को ये भी मिल सकता है, तो आप इसे देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। और यह जो है उगादि त्यौहार जो है कर्नाटक में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है जो है दुर्गम्मा विशाखा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दुर्गम्मा विशाखा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भी राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बात कर लें कि जो दुर्गम्मा विशाखा उत्सव है, इसे जो है आंध्र प्रदेश का रंगीन पर्व भी कहा जाता है, और यह कब मनाया जाता है? तो मध्य जनवरी में मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत का नववर्ष किस त्यौहार को कहा जाता है? त्यागराज आराधना को, भीष्म एकादशी को, उगादि को या दक्कन महोत्सव को? तो राइट आंसर क्या है? उगादि त्यौहार को दक्षिण भारत का नववर्ष कहा जाता है। फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं महोत्सव हैं, इन्हें आप याद रखिए, जैसे फ्लेमिंगो हो गया, उगादि हो गया, दक्कन हो गया, उसके बाद भीष्म एकादशी हो गया, त्यागराज आराधना हो गया, दक्कन महोत्सव हो गया, उसके ब्रह्मपुत्र महोत्सव हो गया। ये सब जो है आंध्र प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट जो है त्यौहार महोत्सव हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इन्हें आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले इंग्लिश में देख ले, इंग्लिश में होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, ये जीएसटी का जो है फुल फॉर्म होता है, ये आप याद रखिए। गुड एंड सर्विस टैक्स जो है जीएसटी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। लेकिन आपसे इसे पूछा जा रहा है जीएसटी का पूर्ण रूप हिंदी में क्या होता है? वस्तु व सेवा कर। तो राइट आंसर क्या है? वस्तु
व सेवा कर जो है जीएसटी का पूर्ण रूप होता है हिंदी में। ये आप याद रखिएगा। काफ़ी स्टूडेंट इस पर डाउट में रहते हैं और गलत टिक कर देते हैं, लेकिन आप सभी को याद रखना है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है, वस्तु व सेवा कर होता है। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है इसमें सर्वप्रथम जीएसटी विश्व में, यहाँ पर इसमें गलत हो गया है, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ पर लागू हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ पर लागू हुआ था, तो फ्रांस में, रूस में, कनाडा में या फिर जापान में। तो राइट आंसर क्या है, फ्रांस में लागू हुआ था। और आप सभी के लिए एक HW है कि आप सभी को यह बताना है कि फ्रांस में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू हुआ था। आप सभी को ईयर बताना है कि किस ईयर में जो है जीएसटी फ्रांस में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय जीएसटी मॉडल की अवधारणा किस देश से ली गई है। भारतीय जीएसटी की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो राइट आंसर क्या है, कनाडा से। कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम या केरल। तो राइट आंसर क्या है, असम। वहीं बात कर लें कि राजस्थान की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जो है आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। केरल की बात कर लें कि तो ये है मतलब साक्षरता के हिसाब से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट किस समिति द्वारा भारत में जीएसटी को लाया गया। किस समिति द्वारा भारत में जीएसटी को लाया गया। अजय केलकर समिति द्वारा, विजय केलकर समिति द्वारा, मोहन केलकर समिति द्वारा या राजू केलकर समिति द्वारा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। विजय केलकर समिति द्वारा जो है भारत में जीएसटी को लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में जीएसटी को लागू कब किया गया था। भारत में जीएसटी को लागू कब किया गया था, 2 जुलाई 1917, 1 जुलाई 2017, 2 जुलाई 2017 या फिर 1 जून 2020 को। तो राइट आंसर क्या है, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू किया गया, ये आप याद रखिएगा। और यह जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट किस नदी को शेर का मुख कहा जाता है। किस नदी को शेर का मुख कहा जाता है, गंगा नदी को, सिंध नदी को, नील नदी को या फिर ब्रह्मपुत्र नदी को। तो राइट आंसर क्या है, सिंध नदी को जो है शेर का मुख कहा जाता है। अब सिंध नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत की मानसरोवर झील से, ये भी आप याद रखिएगा। सिंध नदी को जो है तिब्बत में सिंगी कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, शेर का मुख होता है, ये आप याद रखिएगा। कहाँ पर कहा जाता है, तो तिब्बत में कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट सिंध नदी कितने देशों से होकर बहती है। सिंध नदी जो है कितने देशों से होकर बहती है, तो यह 3 देशों से होकर बहती है। पहला चीन से, भारत से, पाकिस्तान से, उसके बाद अरब सागर में जाकर गिरती है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो सिंध नदी ही है, ये आप याद रखिएगा। और भी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उससे पहले पहलगाम अटैक हुआ था, उसमें जो है सिंधु जल समझौता जो है उसे ही तोड़ने की बात हुई थी, ये आप याद रखिएगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो राइट आंसर क्या है, 1960 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1960 ईस्वी में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। अगर आप सभी को जानना है कि सिंधु जल समझौते में क्या क्या हुआ था, इसमें कौन सी बात हुई थी, किसने कराई थी, ये सब अगर जानना है तो ऑलरेडी मैंने चैनल पर एक 5 मिनट का वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सारी बातें बताई हैं कि सिंधु जल समझौते में क्या क्या हुआ था, किस नदी का जल जो है भारत यूज करेगा, किस नदी का पाकिस्तान यूज करेगा, किसने कराई थी, ये सभी जो है बातें 5 मिनट की वीडियो में है, उसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर बताएंगे तो टॉपिक पे मतलब हमसे हट जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता है। इसलिए अगर आपसे कुछ जानना है तो आप चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो इस जो है यहाँ पर
यहाँ पर बेल आइकन पर आप सभी को इस वीडियो का जो है जो लोगो दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर टिप कर आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इनमें से किस नदी की सहायक नदी इनमें से सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? इनमें से सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी या फिर गोमती नदी? तो राइट आंसर क्या है? गोमती नदी। गोमती नदी जो है या गंगा नदी की सहायक नदी है, ना कि सिंधु नदी की। बाकी चिनाब नदी, रावी नदी और झेलम नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, गंगा सागर मेला कहाँ पर लगता है? गंगा सागर मेला कहाँ पर लगता है? उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या केरल में? तो राइट आंसर क्या है? ये पश्चिम बंगाल में लगता है। और आप सभी को बता दें कि आरपीएफ कांस्टेबल के जो है फ्रेंड्स 2 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा सागर मेला कहाँ पर लगा है। और वहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि चंद्रगुप्त के बेटे का क्या नाम है। वहाँ पर बिंदुसार और बिंबिसार दोनों था, लेकिन राइट आंसर क्या है? बिंदुसार है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? या फिर आर्य शब्द कहाँ से लिया गया है, ये भी आपसे से पूछा जा सकता है। तो आर्य शब्द का अर्थ जो होता है फ्रेंड वो श्रेष्ठ होता है। और आर्य शब्द जो है संस्कृत भाषा का अर्थ होता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो राइट आंसर क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, ये आप याद रखिएगा। सामवेद में सर्वप्रथम संगीतों का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद जो है ये यज्ञ कराने की जो विधियाँ होती हैं उसका वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। अथर्ववेद जो है जादू टोना का वेद इसे कहा जाता है, वशीकरण का वेद इसे ही कहा जाता है। और सर्वश्रेष्ठ अगर पूछा जाए वेद कौन सा है तो अथर्ववेद है, ये आप याद रखिएगा। ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद के संकलन कर्ता कौन है? तो वेद व्यास जी हैं। इसमें टोटल 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? यहाँ पर 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। बात कर लें कि किस मंडल में है? 7वें मंडल में है। और 9वें मंडल में जो 9वें मंडल में फ्रेंड जो है सोम देवता का वर्णन किया गया है। और बात कर लें कि गायत्री मंत्र 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा, विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम संगीतों का प्रयोग किस वेद में किया गया है? तो सामवेद में किया गया है। आप सभी को मैंने बताया यजुर्वेद सबसे पुराना है। यज्ञ से संबंधित जानकारी यजुर्वेद में, अथर्ववेद में टोना, वशीकरण ये सब जो बातें हैं किसमें है? अथर्ववेद में है। नेक्स्ट, साहू जी को दिल्ली से रिहा, यहाँ पर रिहा नहीं लिखा है, रिहा किसने की, यह लिखा तो है दोस्तों। साहू जी को कैद से रिहा किसने किया? साहू जी को दिल्ली से कैद से किसने रिहा किया था? औरंगजेब ने, अकबर ने, बहादुर शाह ने या फिर हुमायूं ने? तो राइट आंसर क्या है? हुमायूं ने किया था। किसने किया था? बहादुर शाह ने किया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद जो है उनके पुत्र जो है बहादुर शाह जिनका और क्या नाम था? मुअज्जम था, वे राजा बनते हैं। तो उन्होंने जो है बहादुर शाह और येसुबाई जो उनकी माता थी उन्हें जो है दिल्ली में जो कैद किया गया था वहाँ से रिहा कर दिया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे से पूछा गया था साहू जी को दिल्ली से रिहा किसने किया था? तो बहादुर शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? छत्रपति शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680, 85 या 65, 63 या 1600? तो राइट आंसर क्या है? 1680 ईस्वी में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है कि किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की
किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? किसी फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। कंट्रोल भी का प्रयोग जो है पेस्ट के लिए करते हैं, कंट्रोल एक्स का प्रयोग कट के लिए करते हैं, कंट्रोल जेड का प्रयोग भी दोस्तों कट के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या फिर मॉनिटर। तो इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है इसमें? तो मॉनिटर जो है यह इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी कीबोर्ड, स्नैक और स्कैनर और माउस जो है इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वो होती हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा या सूचना प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, किसी शब्द को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल के, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? कंट्रोल के का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल के का प्रयोग जो है हाइपरलिंक के लिए करते हैं, कंट्रोल की का सी का प्रयोग जो है कॉपी के लिए करते हैं, और नन ऑफ दीज कोई मतलब ही नहीं है। अब फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट है। हम डेली आप सभी के लिए सोच रहे हैं डेली वीडियो के लास्ट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप सभी को बताते चलें, ताकि धीरे धीरे आप सभी के जितने आर्टिकल हों याद हो जाएं। आज मैंने जो है राष्ट्रपति जो चैप्टर होता है, कौन सा फ्रेंड? राष्ट्रपति जो चैप्टर होता है वहाँ से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल बनते हैं उन्हें यहाँ पर लिया है। आज राष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट सारे आर्टिकल आप सभी को बताए जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, आर्टिकल 52 में उन राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है, 53 में कार्य एवं शक्ति का वर्णन किया गया है, 54 में निर्वाचन क्या है फ्रेंड? 52 पद, 53 में कार्य एवं शक्ति, 54 में निर्वाचन, 55 में निर्वाचन की रीत, 56 में पदाविधि और 57 में पूर्व निर्वाचन की बात की गई है, 58 में योग्यता की बात की गई है, 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन सी शर्तें होगी, 60 में उनकी शपथ का वर्णन किया गया, 61 में महाभियोग की बात की गई है। फिर से देख लें, अनुच्छेद 52 में उनके पद का वर्णन, अनुच्छेद 53 में कार्य एवं शक्ति, 54 में उनके निर्वाचन की बात, 55 में पदाविधि की बात, 56 में जो है पूर्व निर्वाचन और जो है 57, 58 में उनकी योग्यता की बात की गई है, 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें होंगी उसका बात किया गया है, और 60 में उनकी शपथ का वर्णन किया गया है, और 61 में जो है महाभियोग की बात की गई है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत के भौतिक रूपों को कितने भागों में बांटा गया है? भारत के जो भौतिक रूप हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। 5 भागों में, 6 भागों में, 8 भागों में या फिर 9 भागों में? तो राइट आंसर क्या है? 6 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल मेरा राइट है। अब चलिए देखते हैं वो 6 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला जो है दोस्तों क्या है? हिमालय पर्वत जो है प्रणाली। भौतिक रूपों में भारत का पहला रूप क्या है? हिमालय का पर्वत प्रणाली जो है, या भारत के उत्तरी भाग में यह स्थित है, ये आप याद रखिएगा। इसमें क्या क्या आता है? तो यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसमें माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है और भारत में कंचनजंगा आदि प्रमुख चोटियां स्थित है। तो आपसे इसे पूछा जा सकता है भारत के भौतिक रूपों में से किस रूप में जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है? तो आप बताएंगे हिमालय की जो भौतिक प्रणालियों में हिमालय की पर्वत प्रणाली है उसमें स्थित है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जो है इस भाग को जो है 3 भागों में बांटते हैं, या 3 भागों में बटी हुई है। एक हिमाद्री में, एक हिमालय में, और तीसरा जो है शिवालिक में जो है बटी हुई है। आगे देखते हैं, दूसरा भाग जो है वो दोस्तों है उत्तर भारतीय मैदान। दूसरा भाग कौन सा है? उत्तर भारतीय मैदान। गंगा, सिंध और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बना उपजाऊ यह मैदान है। अत्यंत उपजाऊ और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से मैदान है? पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये आप याद रखिएगा। तीसरा हमारा भाग है प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार तीसरा भाग है। भारत का सबसे पुराना और स्थिर भू आकृति क्षेत्र है। पूछा जा सकता है भौतिक स्वरूपों में से सबसे पुराना भौतिक स्वरूप कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे पुराना जो है भौतिक स्वरूप है। इसमें मुख्यतः 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक मालवा का पठार, एक जो है दक्कन का पठार। मालवा का पठार जो है दोस्तों उत्तर भाग
को कहते हैं और दक्षिण भाग में क्या स्थित है, दक्कन का पठार स्थित है। यह बिंदु सतपुड़ा, अरावली और पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों से घिरा हुआ है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद चौथा जो भौतिक स्वरूप है कौन सा है, थार का मरुस्थल जो है यह भी भौतिक स्वरूप में आता है, पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। कम वर्षा वाला रेतीला और शुष्क यह क्षेत्र है। यहाँ पर बालू के टीलों और सूखी नदियों का बाहुल्य है, मतलब यहाँ बालू और सूखी नदियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। राजस्थान में बहने वाली एक नदी का नाम क्या है, लूनी नदी जो राजस्थान में ही बहती है। पाँचवा हमारा भाग है तटीय मैदान। कौन सा है, तटीय मैदान पाँचवा है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर फैला हुआ है। उसके बाद देखते हैं तटीय मैदानों को कितनों भागों में बांट सकते हैं, तो तटीय भागों को दो भागों में बांटते हैं, एक पूर्वी तटीय मैदान और एक पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान में चौड़ा और डेल्टा युक्त, मतलब यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा बनता है गंगा गोदावरी कावेरी नदी के द्वारा, और पश्चिमी तटीय नदी जो है संकीर्ण और खाड़ी युक्त है, कोंकण कर्नाटक मालाबार में यह स्थित हुए। अब आप सभी को एक बार पुनः बता देते हैं, अभी छठा देख लें। छठा जो हमारा जो भौतिक स्वरूप है कौन सा है, द्वीपीय समूह है। भारत के दो प्रमुख द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। अब आप सभी सोच रहे हैं भाई कन्फ्यूज हो रहे हैं, इतना बता रहे हैं, तो सिंपल सा आप सभी को निष्कर्ष में केवल इतना ही याद रखना है कि भारत के भौतिक स्वरूपों को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। कौन कौन सा है, हिमालय पर्वत में, उच्च भारतीय मैदान में, प्रायद्वीपीय पठार में, थार के मरुस्थल में, तटीय मैदान में और द्वीप समूह में। ये जो है भारत की 6 जो है भौतिक स्वरूप हैं, इसे आप याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। जो नंदा देवी चोटी है यह किस राज्य में स्थित है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या है, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। अब फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट चोटी, उनकी ऊंचाई और किस राज्य में स्थित है ये आप सभी को बताने जा रहा हूँ। और आप सभी इसे भी आई कर लें, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद जरूर रखिएगा कि जो मैं आप सभी को चोटी बता रहा हूँ। जैसे आप सभी से पूछा जा सकता है कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी पूछा जा सकता है, तो 8,586 मीटर या ऊंची है। नंदा देवी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है, 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। कामेट चोटी किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है, ऊंचाई 7,756। ऊंचाई नहीं पूछी जाती उतनी, जो कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी, इसकी पूछी जाती है और बाकी सबकी नहीं। जो पूछी जाती है मैं बताऊंगा, आप सभी को सिर्फ राज्य याद रखना है। कामेट चोटी किस राज्य में स्थित है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। साल तोरो कांगरी चोटी कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में आती है। शासन कांगरी चोटी किस राज्य में है, लद्दाख में है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को आप सभी को बताऊँगा। उसके बाद आप सभी से पूछा जाता है चौखंबा चोटी किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में, ऊंचाई 7,138 मीटर। हनुमान टिब्बा किस राज्य में है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, गुराला मंधाता चोटी किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में दिखाई देती है, आप याद रखिएगा। विशेष ये वहाँ से क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी पूरी तरह से भारत के भीतर स्थित सबसे ऊंची है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पूरी तरह भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी है जो उत्तराखंड में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद सालतोरो कांगरी और अन्य कई चोटियाँ सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के पास हैं जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो फिजिक्स का मैं करा रहा हूँ, यहाँ आप इसे इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा, यहाँ से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जो इसके मैं नोट बताऊँगा एक्स्ट्रा फैक्ट, वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण की होता है। प्रकाश का परावर्तन जब होता है तो उसमें आपतन कोण जो होता है परावर्तन के होता है, बराबर होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, बड़ा बराबर है, बड़ा दोनों होता है। तो राइट आंसर क्या है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। उसके लिए आप एक डायग्राम से समझ लें, तब आप सभी को आसानी से समझ में आएगा। जैसे एक समतल, ये तरफ समतल है यहाँ से, और ये क्या है, एक अभिलंब है।
क्या है फ्रेंड्स, एक अभिलंब है। ये है हमारी आपतित किरण है और ये एक है परावर्तित किरण है। आपतित किरण सही से बना दें, ये आपतित किरण है और ये एक परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये क्या है हमारा, ये अभिलंब है। क्या है फ्रेंड्स, ये अभिलंब है, ये आप याद रखिएगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण करते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं। और आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे जो है दोस्तों क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से डिनोट करते हैं। तो यही आपसे इसे पूछा जा रहा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं। तो आई बराबर आर होता है। क्या होता है, आई बराबर आर। कोण आई बराबर कोण आर होता है, ये आप याद रखिएगा। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब चलिए देखते हैं इसके जो नोट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। पहले देख लें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना हमारे दैनिक जीवन में कई बार घटित होती है और इससे जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाएं जो नीचे हैं। मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की आपतित किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। यहाँ से दोस्तों जो प्रकाश परावर्तन से होने वाली प्रमुख घटनाएं हैं, यहाँ से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर याद करिएगा, नोट कर लीजिएगा। पहला जो है दर्पण में प्रतिबिंब बनना पूछा जाएगा। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है किस कारण बनता है, प्रकाश के अपवर्तन के, परावर्तन के, विकिरण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है। जब हम किसी समतल दर्पण में जो है देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, यह प्रकाश के परावर्तन का आम उदाहरण है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद पानी में चेहरा का दिखाई देना प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। उसके बाद दीवार पर टॉर्च की रोशनी पड़ना, जो दीवार पर आप टॉर्च मारते हैं तो उसकी रोशनी पड़ती है, किस कारण पड़ती है, प्रकाश के जो है परावर्तन के कारण ही पड़ती है, आप याद रखिएगा। जब हम टॉर्च जलाते हैं और उसे किसी वस्तु या दीवार की ओर करते हैं तो रोशनी परावर्तित होकर वापस लौटती है, जिसके कारण हमें रोशनी दिखाई देती है। तो यह क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। उसके बाद प्रिज्म या चमकदार वस्तुओं से प्रकाश का मुड़कर आना किस कारण होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट, हेडलाइट, रियर व्यू मिरर और परावर्तक किसके कारण होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। वाहनों में पीछे देखने वाले शीशे, सड़कों के किनारे लगे परावर्तक और हेडलाइट से आने वाली रोशनी परावर्तित होकर हमें देखने में मदद करती हैं। ये सब किस कारण होती हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होती हैं। नेक्स्ट, परावर्तित सूर्य की किरणें। परावर्तित सूर्य की किरणें किस घटना पर कार्य करते हैं, प्रकाश के परावर्तन की घटना पर कार्य करती हैं। उसके बाद है प्रोजेक्टर या स्लाइड शो में चित्र का परावर्तन भी प्रकाश के परावर्तन पर ही कार्य करता है। उसके बाद पेरिस्कोप में उपयोग यह किया जाता है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का परावर्तन जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। जो सरहुल उत्सव है यह किस राज्य में मनाया जाता है, असम में, बिहार में, अरुणाचल प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या है, बिहार राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है सरहुल उत्सव, बिहार राज्य में। बिहार राज्य के साथ या अन्य भी राज्य में मनाया जाता है, लेकिन अगर आप सभी को बिहार ऑप्शन में है तो बिहार भी आप टिक कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो बिहार राज्य में मनाया जाता है। बिहार राज्य के कुछ और इम्पोर्टेंट उत्सव हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है, बिहार में मनाया जाता है। बिहार का यह राजकीय पर्व है, सरकारी मान्यता इसे प्राप्त है, या बिहार का राजकीय पर्व है। मतलब छोड़िए ये सब काम की नहीं है, कुल मिलाकर छठ पूजा कहाँ पर मनाया जाता है, तो बिहार राज्य में। इसमें किस देवी देवता का पूजा किया जाता है, सूर्य देव और छठी मैया की इसमें पूजा की जाती है, ये आप याद रखिएगा। कब मनाया जाता है, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, मतलब अक्टूबर नवंबर में दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है, तो बिहार राज्य में लगता है। किस राज्य में, बिहार राज्य में। कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नवंबर में यह लगता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
राजगीर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजगीर महोत्सव बिहार राज्य में मनाया जाता है। समय अक्टूबर से नवंबर के बीच मनाया जाता है। स्थान राजगिरी नालंदा जिला में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट, श्रावणी मेला ये भी बिहार में लगता है, ये आप याद रखिएगा। स्थान सुल्तानपुरगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम तक यह लगता है और श्रावण मास में जुलाई से अगस्त के बीच में मनाया जाता है। ये जो श्रावण मास कार्तिक बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे कि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पटना साहिब गुरु पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये बिहार में मनाया जाता है। तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब के स्थान पर मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला हमारा है बोध गया बौद्ध महोत्सव, ये भी दोस्तों बिहार राज्य में ही मनाया जाता है। दिसंबर से जनवरी के मध्य इसे मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई अधिनियम कब पास किया गया था? जो आरबीआई अधिनियम था इसे कब पास किया गया था? 1935 में, 1934 में, 1926 में, 1950 में। तो राइट आंसर क्या है? 1934 ईस्वी में आरबीआई अधिनियम पास हुआ था। आप सभी को बता दें, आरपीएफ कांस्टेबल के क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आरबीआई अधिनियम कब पास हुआ था? तो 1934 ईस्वी में पास हुआ था। अब आरबीआई से दोस्तों जो 10 से 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो भी आप सभी को करा दे रहा हूँ, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आप सभी की गलत ना हो। पहले पूछा जाएगा आरबीआई अधिनियम कब पास हुआ? तो 1934 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो आरबीआई एक्ट 1934, अभी हमने आपसे को बता ही दिया। नेक्स्ट, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपसे से पूछा जा सकता है। तो जो है मुंबई महाराष्ट्र में, पहले जो कोलकाता था लेकिन अब उसे चेंज करके कहाँ पर किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट, आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? ये आपसे से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर ओसबर्न स्मिथ 1935 से 1937 के बीच ये रहे थे, आरबीआई के पहले अध्यक्ष थे, तो पहले गवर्नर थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे, 1943 से 1949 तक ये रहे थे। उसके बाद आप सभी का ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है कि आरबीआई के वर्तमान जो है गवर्नर कौन है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये आपसे से पूछा जा सकता है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है, आरबीआई किसके अधीन कार्य करता है? तो आरबीआई जो है भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन यह कार्य करता है। नेक्स्ट, आरबीआई कौन कौन से बैंक नोट जारी कर सकता है? तो 2 रुपये से 2000 तक की जो नोट है इसे कौन जारी करता है? आरबीआई जारी कर सकता है। 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है, ना कि आरबीआई, ये आप याद रखिएगा। 2 रुपये से 2000 तक आरबीआई कर सकता है, लेकिन 1 रुपये की नोट नहीं जारी कर सकता। नेक्स्ट, आरबीआई का आदर्श वाक्य क्या है? आरबीआई का मोटो क्या है? तो विकास के लिए वित्तीय समावेशन जो है आरबीआई का आदर्श वाक्य, ये आपसे से पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कई एग्जाम में। नेक्स्ट, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत की मौद्रिक नीति बनाना, बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करना, मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा नियंत्रण करना और सरकार का बैंकर होना, ये आरबीआई का कार्य है। नेक्स्ट, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या है? आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। CRR जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, और SLR किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, आरबीआई द्वारा गठित मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल दोस्तों 6 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। 3 आरबीआई से और 3 भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कहाँ से? 3 सदस्य जो हैं आरबीआई से नियुक्त किए जाते हैं और 3 भारत सरकार के द्वारा। ये क्वेश्चन आपसे के जो है दोस्तों, आपसे को बता दें, एसएससी सीजीएल में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आरबीआई द्वारा जो है गठित मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। 3 आरबीआई के द्वारा नियुक्त होते हैं और 3 भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचना चाहिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।